नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बायोलॉजी टीचर बी चतुर्वेदी आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, राजीव क्वेश्चन बैंक के जो वीडियो सोल्यूशन है वह इस प्लेटफॉर्म से लगातार आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बायोलॉजी के लिए मैं आपको दूसरा जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन में जैसा कि आप जानते हैं, दूसरे क्वेश्चन में जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हमने आपने क्या किया था, सॉल्व कर लिया था, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। अब उसी क्रम में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपको वीडियोस लगातार मिलती रहें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दें, यह लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज होगी जो कि 4 नंबर के रूप में आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी जानी है। पहला क्वेश्चन सेट आपके सामने। इसमें दोस्तों जो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी डायरेक्ट एक क्वेश्चन वैसा बना दिया जाता है जो डायरेक्ट 4 नंबर का हो। दूसरा तरीका यह होता है कि इसमें 4 एक नंबर के क्वेश्चन शामिल कर लिए जाएं। तो ये देखिए, एक नंबर के क्वेश्चन 4 शामिल करके इन्होंने बनाया है। पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर में देखिएगा, प्रमस्तिष्क गोलार्ध में उपस्थित गुहा का नाम लिखिए। तो ये क्या है दोस्तों, प्रमस्तिष्क गोलार्ध में उपस्थित जो गुहा है उसी को नाम देते हैं क्या, पार्श्व निलय। ठीक है, याद रखेंगे, पार्श्व निलय कहते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध में उपस्थित गुहा को, कैविटी को। अगला प्रश्न दूसरा देखें, मस्तिष्क का पश्च भाग कौन सा है, उसमें उपस्थित गुहा का नाम लिखिए। पश्च भाग क्या है भाई, उसमें कौन सी गुहा पाई जाएगी। तो मेरे दोस्तों अगर हम पश्च भाग की बात करें तो मेडुला, ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, यही क्या है आपका प्रमस्तिष्क गोलार्ध, मस्तिष्क का पश्च वाला जो भाग है वह कहलाता है। ठीक है, अगर इसमें उपस्थित गुहा या कैविटी की बात करें तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, आप चतुर्थ निलय के नाम से जानते हैं। हिंदी नाम आप यहां देख रहे हैं और अच्छे से याद रखें। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, प्रमस्तिष्क गोलार्ध की कौन सी पाली वाणी का केंद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाणी का केंद्र जहां से आवाज रेगुलेट हो रही है। तो आप देखेंगे दोस्तों, फ्रंटल पाली। जो फ्रंटल पाली है वही क्या है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध की वाणी का केंद्र माना जाता है। तो याद रखेंगे, फ्रंटल वाणी को, फ्रंटल पाली यही वाणी का क्या है, केंद्र है। यहीं से आवाज क्या है, रेगुलेट की जाती है। इस सेक्शन का यानी इस क्वेश्चन का लास्ट चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में रीढ़ हड्डी किस प्रकार सुरक्षित रहता है, पार्श्व निलय के रूप में, मेडुला ऑब्लांगाटा किस रूप में सुरक्षित रहता है। ऑप्शन मैं समझ रखा था इसको, है ना। मनुष्य के शरीर में रीढ़ हड्डी किस प्रकार सुरक्षित रहता है, तो कशेरुक दंड मनुष्य के शरीर में रीढ़ हड्डी की रक्षा करता है। यानी रीढ़ रज्जु जो संरचना है इसके सराउंडिंग क्या पाई जाता है, कशेरुक दंड।
यानी कशेरुक दंड के अंदर जो रीढ़ रज्जु वाली बात है या रीढ़ रज्जु का हिस्सा है वह पाया जाता है। कुछ लोग इसमें अंतर नहीं समझ पाते, लेकिन आप यहाँ अंतर रखिएगा मेरे दोस्तों। कशेरुक दंड दूसरी चीज़ है, उसके अंदर जो है रीढ़ रज्जु पाया जाता है, जो कि आप देखते हैं रेगुलेशन का काम करता है। यह चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली स्लाइड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए सेलेक्ट किया गया है, देखें। इसमें भी मेरे दोस्तों 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चारों क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है, मस्तिष्क से कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, इनकी प्रकृति लिखिए। पहला प्रश्न। तो कितनी कपाल गुहाएं निकलती हैं तंत्रिकाएं, तो आपको पता है 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं मेरे दोस्तों। तो आप देखेंगे 12 पेयर यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 12 जोड़ी। संख्या में 12 जोड़ी का मतलब 24 हो जाएगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी यह बात बताई थी। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। पश्च मस्तिष्क के किसी एक भाग के कार्य के बारे में लिखिए। तो आप अगर प्रमस्तिष्क के भाग की बात करेंगे तो उसमें अनुमस्तिष्क एक हिस्सा होता है। पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क एक हिस्सा होता है और इसी अनुमस्तिष्क के द्वारा साम्यावस्था तथा पेशी संकीर्ण बनाए रखने की जो व्यवस्था है वह मिलती है। तो यहाँ इन्हीं के बेस पे है। तो याद रखेंगे, क्या पश्च मस्तिष्क के एक भाग का कार्य क्या है? अनुमस्तिष्क उसका एक हिस्सा है, जिसमें देखिए आंसर में दिया है साम्यावस्था तथा पेशी संकीर्ण बनाए रखता है। पेशियों की सक्रियता और साम्यावस्था इसी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। प्रमस्तिष्क की 4 पालियों के नाम लिखिए। प्रमस्तिष्क के जो 4 हिस्से हैं, 4 पाली हैं, कौन कौन से हैं? तो याद रखें मेरे दोस्तों, पहली पाली है फ्रंटल, दूसरी पाली है पैराइटल, तीसरी पाली है ऑक्सीपिटल और चौथी पाली है टेम्पोरल। ठीक है, ये 4 पालियां हैं जिनके बारे में आपसे पूछ रहा है और ये किसके हिस्से हैं? आपके प्रमस्तिष्क के हिस्से हैं। आगे देखें दोस्तों, चौथा क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में साम्यावस्था बनाए रखता है? तो आप जानते हैं अभी साम्यावस्था की बात हुई है, कौन बनाए रखता है? अनुमस्तिष्क। आंसर में भी अनुमस्तिष्क दिया है मेरे दोस्तों। उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ आ रहा हो। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर क्वेश्चन पूछें मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए।
पौधे का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है? तो आपको हमने बताया था कि गुरुत्वानुवर्तन हो, प्रकाशानुवर्तन हो, रसायनानुवर्तन हो, उसमें सब में क्या है, प्लस और माइनस की बात आती है, नकारात्मक निगेटिव और सकारात्मक पॉजिटिव दोनों तरह की बात आती है, धनात्मक ऋणात्मक की बात आती है। तो आप क्या कहेंगे, याद रखेंगे कि अगर उद्दीपक की ओर वस्तु में मूवमेंट हो तो उसे दोस्तों धनात्मक, और उद्दीपक के अगर विरोध में हो, अपोजिट हो, तो उसे ऋणात्मक नाम देते हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है धनात्मक गुरुत्वानुकर्तन है, तो यानी गुरुत्व जो बल है जो कि पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, उस पर उपस्थित या आसपास स्थित गुरुत्व क्षेत्र में जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर, तो वह बल जो है क्या है, क्योंकि जिधर बल लग रहा है उसी की तरफ वस्तुएं खींची रहती हैं, तो यह क्या है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। अब पौधे के में अंदर पूछ रहा है, तो आप जानते हैं पौधे की जो जड़ें हैं वो हमेशा गुरुत्व केंद्र की तरफ, गुरुत्व बल की तरफ, या कह दें गुरुत्व केंद्र की अवस्था की तरफ, पृथ्वी में नीचे की तरफ मूव आउट करती रहती हैं, और यही क्या है, धनात्मक अनुवर्तन। वहीं अगर तने की बात करें तो वह उल्टा जाता है, जिसे आप ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कह सकते हैं। तो यहाँ देखें, जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करती हैं क्योंकि ऑक्सीजन्स के असमान वितरण के कारण इनमें विभेदी वृद्धि होती है। बात समझ आ रही है? हमने जो समझाया उसको देख लीजिएगा, इन्होंने जो दिया है यहाँ क्वेश्चन सेंस में वो भी आपको समझ आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। अगला प्रश्न, अनुवर्तन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बार बार आता है कि भाई अनुवर्तन है क्या? तो अनुवर्तन क्या है? अनुवर्तन के क्रम में एक पादप भाग की वृद्धि में होने वाली गति अनुवर्तन कहलाती है। यानी पौधे के किसी हिस्से में अगर गति हो रही है तो आप देखेंगे जिस कारण से हो रही है, जैसे हो रही है, वही क्या है, अनुवर्तन है। यहाँ देखिए परिभाषित भी किया गया है, अनुवर्तन के क्रम में पादप भाग की वृद्धि से होने वाली गति अनुवर्तन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, छठे का तीसरा, हम दूसरा बोल दिए थे, ध्यान दीजिएगा। छठे का तीसरा, दो प्रकार के अनुवर्तन गतियों के नाम लिखिए। तो आपने अभी कहा दो गतियां, एक प्रकाशानुवर्तन, एक क्या कहा, गुरुत्वानुवर्तन, एक और नाम दे दीजिए रसायनानुवर्तन। ये सब क्या हैं, अनुवर्तन क्रियाएं जो हैं या अनुवर्तन जो गतियां हैं उनका उदाहरण होंगी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे समझ से। इसमें छठे क्वेश्चन में लास्ट देखिएगा, चौथा जो बनाया है इन्होंने, पौधों की जड़ों का जल की ओर मुड़ना किस प्रकार की गति है? तो मेरे दोस्तों इसे नाम देते हैं धनात्मक, क्योंकि यह जो है किसकी तरफ मुड़ता है, उद्दीपक की तरफ। उद्दीपक है क्या, जल है, तो इस वजह से इसका नाम धनात्मक जलानुवर्तन। जलानुवर्तन, धनात्मक जलानुवर्तन यही है। यानी पौधे की जड़ों का जल की तरफ मुड़ना, मूव करना क्या है, धनात्मक जलानुवर्तन है। तो इस तरह की गति
क्या है, अनुवर्तन क्रिया के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां तक कोई दिक्कत है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, क्या कह रहा है आपके सामने। देखें दोस्तों, प्रश्न है अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव का नाम लिखिए। दूसरा है इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए जो तंत्रिका हार्मोन्स स्रावित करता है। एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखें और उत्तर भी करना है, इस बात को याद रखें। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्राव का नाम लिखिए जो स्रावित होता है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वह क्या करती हैं, हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण करती हैं मेरे दोस्तों, हार्मोन का स्रावण करती हैं। दूसरा, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, अभी चर्चा हुई है, डायबिटीज होती है, लेकिन कौन सा, इंटीपीडस नहीं, डायबिटीज। डायबिटीज मेलाइटिस, जिसमें ब्लड का जो शुगर है वह बढ़ जाता है। ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है दोस्तों, जिससे सेल्स में जो शुगर है उसकी पहुंच बढ़ने लगती है और कहीं ना कहीं पूरे बॉडी में मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है वह डिस्टर्ब होने लगती है और सारी बीमारियों की जड़ ये है। आजकल डायबिटीज़ की शिकायत बहुत आती है। आप ध्यान रखें अपने शरीर का, स्वस्थ भोजन करें दोस्तों, और जो चीज़ें अवॉइड करने वाली हैं शुरू से है अवॉइड करें, ताकि यह जो बेकार टाइप की बीमारी है इससे आप बच सकें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दूसरे का टेंथ नंबर क्वेश्चन में थर्ड क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए जो तंत्रिका हार्मोन्स का क्या करती है, श्रावण करती है। तो आप देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि का जो नाम है वो है क्या, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ये क्या है मेरे दोस्तों, यही है अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम। इससे निकलने वाला जो हार्मोन्स है वो तंत्रिका हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, जैसा कि प्रश्न में ही बताया गया। क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन 10th में जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में चौथा, एड्रिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन्स का नाम। तो एड्रिनल मेडुला से मेरे दोस्तों दो हार्मोन्स आपको मिलता है, कौन कौन सा, एड्रीनेलिन तथा नार एड्रीनेलिन, ये दो हार्मोन्स हैं। आपको बताया था लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के बारे में, याद होगा, आपात हार्मोन्स है ना। तो यह आपका आंसर हो गया जो एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। आगे बढ़े, अगला जो प्रश्न है उसको देखें मेरे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 11 हमने आपके लिए सेलेक्ट किया था। इसमें भी 4 आप क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला है आयोडीन की न्यूनता से घेघा किस हार्मोन की न्यूनता से होता है? तो आप घेघा रोग के बारे में जानते होंगे। ग्वाइटर, इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं, गले के हिस्से में स्वेलन हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है? आयोडीन की कमी से। जो आपका यहाँ वाली ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। अगर आप हार्मोन्स की बात करें मेरे बच्चों, तो कह रहा है आयोडीन न्यूनता घेघा किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो आप देखेंगे थायरॉक्सिन, जो हार्मोन्स का नाम है थायरॉक्सिन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, इसी हार्मोन्स की कमी की वजह से जो घेघा वाला रोग है वह हो जाता है। शरीर ज़्यादा सिक्रीशन मांगता है किंतु सिक्रीशन की मात्रा कम हो पाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे घेघा या ग्वाइटर जैसी बीमारी आपके शरीर में दिखाई देती है। हालांकि धीरे धीरे आयोडीन की मात्रा नमक में बढ़ने लगी, मिलने लगी, और शरीर में इसका बैलेंस बनने से अब इसकी संख्या या इस बीमारी की जो मात्रा है धीरे धीरे घटने लगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दूसरे वाले में। हार्मोन का नाम लिखिए जो जन्म हार्मोन के नाम से जाना जाता है। फीमेल बॉडी में एक हार्मोन्स है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। यह मेरे दोस्तों मिल्क प्रोडक्शन, साथ ही साथ इजी जो प्रसव प्रक्रिया है, आसान प्रसव प्रक्रिया देना है ना। आगे और समझें तो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं फीमेल से संबंधित बच्चे के बर्न आउट में, उसमें ये हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि यह जन्म से संबंधित है, इस नाते इसको जन्म हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। इसी हार्मोन्स का उपयोग करके सुई के रूप में जो पशु पालने वाले हैं, गाय भैंस दुधारे, वह मिल्क का क्या करते हैं? दुहाई करते हैं। मतलब मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लेना चाहते हैं। अगर किसी गाय भैंस का बच्चा नहीं है तो उसको यही इंजेक्शन दे देते हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट मेरे बच्चों आपके शरीर पे पड़ता है। ऐसे दूध को जब आप पीते हैं तो आपका शरीर समय से पहले मैच्योर हो जाता है। और आप जानते हैं अगर कोई चीज़ जल्दी मैच्योर होती है तो वह जल्दी क्या करेगी? डाउनवर्ड्स की तरफ भी जाएगी। अगर कोई चीज़ जल्दी बड़ी हो तो वह जल्दी नष्ट भी हो जाएगी, समाप्त भी होगी। तो यह एक बड़ी समस्या है। आप समय से पहले बड़े हो जाते हैं, आपके शारीरिक जो अंग हैं उनमें भी इसी तरह का विकास दिखाई देने लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों नर और मादा लिंग हार्मोन्स के नाम के बेसिस पे अगले प्रश्न की तरफ। हार्मोन के नाम बताना है, नर हार्मोन्स और मादा लिंग हार्मोन्स। तो अगर हम नर की बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है क्या? टेस्टोस्टेरोन। वहीं अगर मादा हार्मोन्स की बात करें तो मादा हार्मोन्स में आपको एस्ट्रोजन और एल्डोस्टेरोन ये दो हार्मोन्स मिलता है। जबकि वहीं अगर आप बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की तो यह भी उपस्थिति फीमेल बॉडी में है, बट यहाँ आपको नहीं दिया गया है, उसकी बात नहीं यहाँ है। हार्मोन्स दो ही महत्वपूर्ण है। वहाँ प्रेगनेंसी से वह संबंधित हार्मोन्स था जिसकी चर्चा आपसे पहले भी हुई।
बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर देखें, अगला कौन क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों, कौन सा हार्मोन शरीर में जल तथा वैद्युत अपघट्यों का संतुलन बनाए रखता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो मेरे दोस्तों वहाँ पिछले क्वेश्चन में एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स फीमेल के बारे में बताया गया था। तो वहाँ याद रखिएगा, मैंने एक नाम और लिख दिया है, एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन किसका हिस्सा है? यही वह है हार्मोन जो जल तथा वैद्युत अपघट्यों का क्या करता है? बैलेंस करता है या संतुलन करता है। इसको हमने आपको वहाँ बता दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। इसको हमने फीमेल हार्मोन्स के बेसिस पे आपको बता दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये फीमेल हार्मोन्स ही सिर्फ नहीं है, यह मेल फीमेल दोनों में है। वहाँ एक ही हार्मोन्स की चर्चा हुई है जो यहाँ इन्होंने दिया है, एस्ट्रोजन, है ना। हालांकि ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स फीमेल बॉडी के हार्मोन्स हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एस्ट्रोजन है ना। मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो है ये वाला गलत हो गया था, इसको यहाँ आप सुधार लीजिएगा। इसका काम क्या है? एल्डोस्टेरोन का जल और वैद्युत अपघट्यों को क्या करना? संतुलित करना। उम्मीद है यहाँ तक प्रश्न आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, जो आपके लिए हमने सेलेक्ट किया है। ध्यान से देखें, आंसर करें। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो पहली बात तो नामांकित चित्र आपको बनाना है तंत्रिका कोशिका का, तथा इसका कार्य समझाइए। 2 भागों में क्वेश्चन है। तंत्रिका कोशिका के विभिन्न प्रकार समझाइए। तो इसके लिए देखिए, जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर, अगर 1 का आप आंसर करना चाहें तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, तंत्रिका कोशिका का जो चित्र है आप देखेंगे, मिलेनियस शीथ लिए हुए कुछ इस तरह से न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म भरा हुआ, या आप देखेंगे आगे ऐसे ये बढ़ जाता है मेरे बच्चों। आप इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। यह सेल बॉडी कहलाती है, यह डेंड्राइट्स वगैरह कहलाता है, माइलिनियन शीथ है, बीच में न्यूक्लियाई है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये नॉर्मल क्या है? तंत्रिका कोशिका का चित्र है। तो इसको आप बढ़िया से बना लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। आगे आपका दिया गया है दूसरे प्रश्न का आंसर के रूप में क्या? तंत्रिका कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार। तंत्रिका कोशिकाएं यानी जो नर्वस सिस्टम है उसमें कोशिकाओं का एक अलग जाल है, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करते हैं, उन्हीं का डिस्कस करना है। यहां देखिएगा, तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंग से सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजती हैं तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्देशों को प्रभावित पेशी को भेजता है। यानी जो प्रभावित पेशी है उसको क्या एक्शन लेना है, इसकी सूचना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आती है। आगे देखिए, इसमें तंत्रिका कोशिकाओं की अगर हम प्रकार की बात करें तो जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है, सेंसरी नर्व सेल्स, इसका काम है मेरे दोस्तों क्या करना? यह संवेदी अंगों में पाई जाती है तथा अपनी द्रुमिका से उद्दीपन ग्रहण करती है। यह अपने तंत्रिकाक्ष द्वारा आवेगों को
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजती है। तो ये देखिए दिमाग का मतलब है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो उन्हीं से सूचनाओं को ग्रहण कर लेती है और लेने के साथ ये आगे भेज देती है आवेग के रूप में। कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तरफ। अब जो चालक तंत्रिका कोशिका है जिसे आप मोटर नर्व्स कहते हैं उसके बारे में देखिए। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेगों को कार्यकारी पेशियों तथा ग्रंथियों में संचारित करते हैं। यानी जो मोटर नर्व है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो आवेग आते हैं उसी को लेकर के पहुंचते हैं कहाँ? पेशियों तक, ताकि उनका जो आदेश है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का उसका पालन कराया जा सके। तो मोटर नर्व्स एक तरह से मूवमेंट करती हैं कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचना लेके आती हैं उस क्षेत्र में जहाँ प्रभाविता है या जिन पेशियों को कार्य करना है वहाँ तक। अब बीच में संयोजी तंत्रिका कोशिका हैं जिन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इनका काम क्या है? ये तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी तथा चालक तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य कड़ी हैं जिसे आप जानेंगे। यानी इनके और इनके ठीक बीच में संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो इनका क्या करती हैं? सहायता करती हैं। यानी संवेदी तंत्रिका और चालक तंत्रिका के बीच में स्थित संयोजी तंत्रिका उन दोनों को क्या करती है? सहायता करती है। यहां तक की बात क्लियर है? तो ये पोर्शन दोस्तों आपके सामने रहा। अगला जो क्वेश्चन है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या है? इसके बारे में बताना है दोस्तों। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है? मनुष्य में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो प्रमुख भागों के बारे में सूचीबद्ध करिए, आप बात बताइए। तो आप देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का मतलब जो सेल्फ रेगुलेटेड हो, स्वशासित हो। यहाँ देखिए दिया है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमस जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जो स्वचालित या अनैच्छिक रूप से कार्य करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इसे आंतरांगी तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं क्योंकि यह अंतर अंगों की गतिविधियां नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद करके रखिएगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी। याद रखेंगे, अनुकंपी और दूसरा परानुकंपी। तो अनुकंपी और परानुकंपी ये दो प्रकार के जो है तंत्रिका कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी। इन दोनों तत्वों के प्रभाव परस्पर विपरीत होते हैं, यानी इनका आपस में क्या है? विरोधाभास है। एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव करेगा। तो इनके कार्य में आपको क्या है? डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, इसी का एक पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा। इनका प्रभाव क्या है? ध्यान दीजिए। अगर लार ग्रंथियों की बात करें तो लार ग्रंथियां जो हैं लार के स्रावण को रोकता है अगर अनुकंपी है तंत्र है तो। लेकिन अगर परानुकंपी तंत्र की बात करें तो ये क्या करता है? लार के स्रावण को प्रेरित करता है। यहाँ रोकने की बात आ रही है तो यहाँ प्रेरित करने का मतलब उल्टा हो गया, जैसा कि अभी आपके बात से ही बताया गया आपको। आमाशय में जठर रस की बात करें, इसके श्रावण को रोकता है, लेकिन यहाँ कौन? अनुकंपी। लेकिन परानुकंपी क्या करता है? प्रेरित करता है। यानी जिसको अनुकंपी रोकेगा उसे परानुकंपी प्रेरित करेगा। फेफड़े में देखिए श्वास नलिकाओं को विस्तारित करता है। यह क्या कर देगा? संकुचित करने का काम करेगा। कौन? परानुकंपी। हृदय में देखें तो संकुचन तथा हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है। यहाँ क्या है? संकुचन तथा हृदय स्पंदन दर को घटाने का काम करता है दोस्तों।
नेत्र में देखें तो पुतलियाँ जहाँ अनुकंपी से फैलती हैं वहीं क्या होता है, परानुकंपी से संकुचित होती है। आगे देखिए, रक्तवाहिनियों को संकुचित करता है, वहीं रक्तवाहिनियों को विस्तारित करने का काम भी किसका है, परानुकंपी। यानी जो काम ये नहीं करेगा उसको वो करेगा। अपोजिट एक दूसरे का रिलेशन है इनके साथ, अनुकंपी और परानुकंपी। मूत्राशय में देखें तो यहाँ शिथिल करता है तो यहाँ क्या करेगा, संकुचित करेगा। यानी अनुकंपी शिथिल तो परानुकंपी क्या करेगा, शिथिल करेगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे उनके द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे फिर से एक छोटी रिक्वेस्ट रहेगी कि ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। इससे आने वाली जो भी वीडियो है महत्वपूर्ण वो आपको मिलती रहे।